साल 2017-18 एक ऐसा समय था जहां भारत के अंदर कई सारे आयरन एंड स्टील के प्रोडक्ट्स के दाम पूरी तरीके से गिर गए थे। भारत की जनता इस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं ले रही थी क्योंकि ये मानना था कि क्योंकि भारत दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट स्टील एंड आयरन प्रोड्यूसर है और प्रोडक्शन इस साल बहुत ज्यादा हो गई है, इसके वजह से इन प्रोडक्ट्स की कीमतें गिर रही है क्योंकि डिमांड से ज्यादा सप्लाई हो गई है। पर देश के कई डोमेस्टिक प्लेयर्स का ये कहना था कि साल 2021 के अंदर जो कीमतें गिरने का रीजन है वो है कुछ दूसरे देशों का प्रोडक्ट्स भारत के अंदर डंप करना। और ये जो कंपनीज थी इन्होंने डीजीटीआर या डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज को एक आवेदन जमा किया जिसके अंदर उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करने की मांग की इन स्टील एंड आयरन प्रोडक्ट्स के ऊपर और कहा गया कि इन प्रोडक्ट्स के ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगाए जाए। ये कोई छोटे मोटे ट्रेडर्स के द्वारा किए गए आरोप नहीं थे। यहाँ पर जेएसडब्ल्यू स्टील, सनफ्लैग आयरन स्टील, उषा मार्टिन, ग्रेडो स्टील, वर्धमान स्टील प्रोडक्ट्स, इन जैसे मेगा कंपनीज शामिल थे। और जब ये इन्वेस्टिगेशन किया गया तब पता चला कि चाइना वो देश था जो भारत के अंदर स्टील एंड आयरन प्रोडक्ट्स की डंपिंग करवा रहा था। सिर्फ यही नहीं, लेकिन साल 2021 में डीजीटीआर के सामने एक और एंटी डंपिंग इन्वेस्टिगेशन को रिक्वेस्ट किया गया और इसे अंजाम देने पर मालूम पड़ा कि चाइना सिप्रोफ्लॉक्सासिन हाइड्रोक्लोराइड नाम का एक एंटीबैक्टीरियल ड्रग इंडिया के अंदर डंप कर रहा है, जिसकी वजह से डोमेस्टिक कंपटीशन को बहुत ज्यादा मुश्किलें आ रही है। और यहाँ पर भी इन प्रोडक्ट्स के ऊपर इंडिया ने 5 साल की एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगाई। लेकिन ये डंपिंग क्या है और एंटी डंपिंग ड्यूटीज भी क्या है, ये चीजें किस तरीके से मार्केट मैनिपुलेशन में काम आती है, दुनिया भर के अंदर भारत इस सेंसिटिव विषय को किस तरीके से हैंडल करता है ताकि दुनिया भर के ट्रेड के अंदर भारत की रिस्पेक्ट बनी रहे, ये सब चीजें जो है उसके बारे में आज हम जानेंगे। पहले समझते हैं कि डंपिंग क्या है। डंपिंग एक ऐसी व्यापारिक प्रक्रिया है जहां पर एक देश के उत्पाद को दूसरे देश में बहुत कम कीमत पर बेच दिया जाता है और इसके दौरान होता यह है कि जो डोमेस्टिक प्लेयर्स है उस मार्केट के, उनको कम कीमतों पर बेचना पॉसिबल न होने की वजह से वो इंडस्ट्रीज अपना शेयर मार्केट में खोने लगती है और बैंकरप्ट हो जाती है या फिर लॉसेस में बहुत ज्यादा चली जाती है। अगर फॉर एग्जांपल इसके लिए एग्जांपल हम ले तो कोई प्लास्टिक की बोतल सपोज इंडिया में मिनिमम प्रोडक्शन कॉस्ट 10 रुपए की है, तो उसके नीचे अगर कोई डोमेस्टिक प्लेयर उस चीज को बेचने की कोशिश करेगा तो वो लॉसेस में रहेगा क्योंकि उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट भी नहीं निकल रही। लेकिन होता यह है कि कई फॉरेन कंपनीज स्पेशली चाइनीज कंपनीज आएगी और 2-3 रुपए में ये बॉटल्स बेचना शुरू कर देगी। अब हालांकि जब ये बॉटल्स बेच रही है उसमें उनका भी नुकसान है क्योंकि उनका भी प्रोडक्शन कॉस्ट इतना लो नहीं है, लेकिन उनके पास में इतना फाइनेंशियल बैकिंग है कि कई सालों तक वो लॉस में भी ऑपरेट कर सकती है। जनरली होता यह है कि जब ये 2-3 रुपए की बॉटल्स इंडिया में बहुत बड़ी संख्या में आने लगती है तो ऑब्वियसली जो कस्टमर्स है वो उन सस्ती बॉटल्स को प्रेफर करते हैं और जो डोमेस्टिक प्लेयर्स है वो उतनी सस्ती कीमतों पर बेच नहीं पाते जैसे मैंने प्रोडक्शन की बात की कॉस्ट के हिसाब से, और धीरे धीरे उनके लॉसेस होने लगते हैं, उनका सामान कोई खरीदता नहीं है और स्लोली कुछ महीनों से लेकर कुछ साल के बीच में ये कंपनीज बंद हो जाती है क्योंकि वो ऑपरेट नहीं कर पाती, कॉम्पिटिशन से वो हट जाती है। लेकिन जैसे ही ये कंपनीज कंपटीशन से हट जाती है तब ये जो चाइनीज कंपनीज नुकसान लेकर सामान बेच रही थी वो अपनी कीमतें बढ़ाना शुरू कर दी है। मे बी 10 रुपए की चीज वो बाद में 15 में बेचना शुरू कर दे, लेकिन क्योंकि अब डोमेस्टिक कंपटीशन खत्म हो चुका है तो वो अपना जो लॉस हुआ था उसको प्रॉफिट बना लेती है और बस एक इंडियन कंपनी चाइनीज कंपनी से यहाँ पर रिप्लेस हो जाती है। और ये एक बहुत खतरनाक चीज है और चाइना स्पेशली ये करता है। लेकिन ये बात जो है दुनिया भर के ट्रेड के अंदर कॉमन है और इसी के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटीज का इस्तेमाल किया जाता है। और ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, दुनिया का हर देश एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाता है और कई बड़े बड़े कंपनीज भी जो है इसके शिकार हो चुके हैं। भारत में भी जो कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 है इसके प्रक्रिया के अंतर्गत एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगाई जाती है। अब ये एंटी डंपिंग ड्यूटीज होती क्या है? बेसिकली इसके अंदर होता यह है कि जो भी प्रोडक्ट्स इन्वेस्टिगेशन के बाद में पता चलता है कि बहुत ज्यादा सस्ती कीमत पर, इनफैक्ट प्रोडक्शन से भी कम कीमत पर अगर बेचा जा रहा है देश के अंदर, तो फिर गवर्नमेंट उनके ऊपर इतना हैवी एक टैक्स लगा देती है इंपोर्ट के ऊपर कि चाहे वो भारत में चीज 2 रुपए की क्यों ना आ जाए, वो डंपिंग ड्यूटीज लगाने के बाद में इतनी महंगी तो बनी जाती है कि लोकली अवेलेबल सामान से ज्यादा महंगी या एटलीस्ट उसके लेवल पे कीमतों में आ जाती है, जिसके कारण वो कहीं ना कहीं पर बैलेंस ले आती है मार्केट के अंदर। लेकिन ये जो एंटी डंपिंग ड्यूटीज के बारे में जब आपने सुना होगा तो ऐसे लगा कि फिर हम ऐसे सब प्रोडक्ट्स के साथ में क्यों नहीं कर देते जिसका वजह से इंडियन कंपटीशन को बहुत ज्यादा फायदा मिले। लेकिन डायरेक्टली ये चीज की भी नहीं जा सकती क्योंकि ट्रेड एक इंटरनेशनल चीज है और इसके बारे में आगे जाकर हम वीडियो में बात करेंगे। लेकिन पहले ये एंटी डंपिंग ड्यूटीज के प्रोविजन समझ लेते हैं। 1975 में जब ये रूल आया था तो उसके अंदर कई ऐसे लूप होल्स थे जिसकी वजह से डंपिंग फिर भी भारत में चल रही थी, जिसके कारण 1995 में एक अमेंडमेंट भी हुआ था जहां पर एंटी डंपिंग रूल्स को इंट्रोड्यूस किया गया, जहां पर सेक्शन 9, 9A, 9B, 9C इन चीजों को ऐड किया गया था और बेसिक रूल स्थापित हुए जहां पर सामान की पहचान, उसका मूल्यांकन या वैल्यूएशन, कलेक्शन, इन सब चीजों के ऊपर ध्यान दिया जाना था। और जो बॉडी इसके लिए सब जिम्मेदारी लेती वो थी डीजीटीआर या डायरेक्टरेट जनरल
ऑफ ट्रेड रेमिडीज, और ये एक सरकारी संगठन है जो कि मार्केट में हेल्दी कंपटीशन मेंटेन करने के ऊपर काम करता है। और जब भी कोई इन्वेस्टिगेशन होता है एंटी डंपिंग चीज़ों के ऊपर तो उसका फैसला यही सुनाती है। अब देश के जो प्रोड्यूसर्स हैं और उनके ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो डीजीटीआर को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आवेदन दे सकती है, रिक्वेस्ट कर सकती है, और ऐसे रिक्वेस्ट आए दिन आते रहते हैं। डीजीटीआर इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करती है और फिर निर्णय लेती है इंस्पेक्शन के बाद में कि डंपिंग ड्यूटीज लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए। और अगर ये नहीं होता तो देश के अंदर आज बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते जो इंडिया में बहुत बड़ी संख्या में प्रोड्यूस क्यों ना हो रहे हो, चाइनीज कंपनीज का डोमिनेंस उनके अंदर होता। इसके कुछ और एग्जांपल समझते हैं। चाइना एक मिनरल रिच और हाईली मैन पावर्ड देश है। उसके ऊपर इनके यहाँ पे पिछले कुछ दशक के अंदर चाइना टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया में सबसे आगे चला गया है, जिसके कारण चाइना की इकोनॉमी बहुत बड़ी हो गई है। इसलिए इस वक्त भी देश में बहुत ही कम दामों पे अपने प्रोडक्ट्स को वो डंप कर सकते हैं। इंडिया दुनिया में सबसे बड़ा वर्किंग मार्केट तो है, लेकिन आज भी चाइना से वो हर एक चीज पे कॉम्पीट नहीं कर सकता। और चाइना के लिए एक बहुत बड़ा डंपिंग ग्राउंड इसलिए भारत बन जाता है चीप प्रोडक्ट्स के लिए। अगर भारत के डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर कोई हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बनाते हैं तो फिर भी वो चाइना के लो कॉस्ट प्रोडक्ट्स के सामने टिक नहीं पाते। इंडियन गवर्नमेंट ने चाइना की डंपिंग को ट्रैक करने के लिए उसके कई प्रोडक्ट्स पर एंटी डंपिंग ड्यूटीज आज तक इंपोज की है, जैसे कि ट्रेलर एक्सेल्स, फ्लैट रोल्ड एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स, सिलिकॉन सीलेंट, सोडियम हाइड्रोसल्फाइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन कंपोनेंट्स R32, सोलर सेल्स, टेम्पर्ड ग्लास, पॉलिएस्टर यार्न, और साथ साथ पूरी की पूरी कंपनीज जैसे हुआवे, जीटे जैसे कंपनीज के ऊपर टेलीकॉम गियर के ऊपर तक बैन इंपोज हो चुका है, जो कि डंपिंग का ही एक्सटेंशन आप बोल सकते हो। अगर आपको ये जानना है कि कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऊपर इंडिया में डंपिंग ड्यूटीज लगी है, तो आप डीजीटीआर की वेबसाइट को चेक कर सकते हो, जहाँ आपको सारे इन्वेस्टिगेशंस भी मिलेंगे, उनकी फाइंडिंग्स भी मिलेगी और डंपिंग्स के बारे में भी बात करते हुए यहाँ पर हमें चीजें देखने मिलेगी। लेकिन अब बात करते हैं उस चीज के बारे में कि भारत अपने इन डंपिंग लॉस के जरिए सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक प्लेयर्स की मदद नहीं कर सकता, लेकिन कहीं ना कहीं पर जियो पॉलिटिक्स के अंदर भी ये रोल मैटर करता है। अब देखो दोस्तों, जब ट्रेड हो रहा है तो ऑब्वियसली हर कंट्री चाहेगी कि उनके डोमेस्टिक प्रोड्यूस जो है वो ज़्यादा बड़े हो, उनका जो ट्रेड डेफिसिट है उनके अंदर एक्सपोर्ट ज़्यादा हो और इम्पोर्ट कम हो। लेकिन भारत इनके ऊपर डायरेक्टली भी एंटी डंपिंग ड्यूटीज नहीं लगा सकता, क्योंकि हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं। और अगर हम ऐसे ही आनाफानी में कोई भी प्रोडक्ट्स के ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगाना शुरू कर दे हैं तो वहां पर भी इसके बारे में चीजें उठेगी। और अगर इन्वेस्टिगेशन पूरी तरीके से अनफेयर नजर आएगा तो इंडिया के प्रोडक्ट्स के ऊपर बाहरी देशों के अंदर एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगना शुरू होगी, और ये हुआ भी है। इसके लिए जब किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर गवर्नमेंट एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगाती है तो इन्वेस्टिगेशन को प्रॉपर रखना पड़ता है, वैलिड एविडेंसेस देने पड़ते हैं, सुनिश्चित करना पड़ता है कि सारे देश के अंदर जो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हुए हैं उससे प्रूव हो रहा है कि कोई कंट्री की कोई कंपनी डंपिंग कर रही है और इंडस्ट्री के ऊपर उसकी वजह से नुकसान भी हो रहा है। जब ये बातें प्रूव होती है सिर्फ तभी ये जो WTO के रूल्स के अंदर हम बैठते हैं, और WTO एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगाने वाले देश के इन्वेस्टिगेशन को अगर देखती है और अगर एविडेंसेस से वो सुनिश्चित नहीं होती तो वो देश के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन भी ले सकती है। हालांकि इसमें करप्शन का बहुत ज्यादा चांस बढ़ जाता है, लेकिन ये एक वो थिन लाइन है जिसको भारत को मेंटेन करना पड़ता है। लेकिन ये जो चीज है वो ऐसी चीजों से रुकने नहीं वाली। अगर आप मेरी इंफ्रा न्यूज सीरीज फॉलो करते हो, जो रोज शाम को इंफ्रा न्यूज और देश की इकोनॉमी के बारे में खबरें आपको देती है, तो महीने में 2 या 3 खबरें मैं डंपिंग रिलेटेड न्यूज के बारे में देता हूँ, जब हर बार कोई ना कोई नए प्रोडक्ट के ऊपर इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है, कभी ड्यूटी लगाई जाती है, ऐसे एक्सेट्रा चीजें होती है। और इसकी वजह से एक बात समझ में आता है कि चाइना और चाइनीज कंपनीज इन चीजों से रुकने वाली नहीं है। हो सके उतने कठोर प्रावधान यहाँ पर बनाने की जरूरत तो है ही, लेकिन साथ साथ डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को इतना अच्छा करने की जरूरत है कि ये कंपनीज भी इतना ज्यादा लॉस झेल ना पाए जितने इंडियन कंपनीज मार्केट के अंदर डोमिनेंस ला सके अपने खुद के बलबूते पर। और ये बस एक लास्ट मेजर की तौर पर हम देखना चाहते हैं, जहां पर पूरी तरीके से जब कंपटीशन अनफेयर बन जाता है तब इस वेपन को यूज किया जाए। लेकिन कैपिटलिज्म के अंदर कैपिटलिज्म ही मेन सबसे बड़ा हथियार बन के आ सकता है हमारी इंडियन कंपनीज के लिए। आपको क्या लगता है इस पूरे सिनेरियो के बारे में? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। साथ साथ वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करना, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना, और मिलेंगे अगले वीडियो में।